हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और अपनी पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ये चैप्टर स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था। अब इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हमारे बैंक आते हैं वो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो बैंक आते हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको हम सरकारी बैंक भी कह सकते हैं। यानी कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, 50% या उससे ज़्यादा इनमें सरकार की हिस्सेदारी है। तो आरबीआई के बारे में हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। अब हम देखिए, ये क्लासिफिकेशन है सारा बैंकों का कि भाई जो बैंक है वो क्या तो शेड्यूल्ड होंगे या नॉन शेड्यूल्ड होंगे। शेड्यूल्ड बैंक मैंने आपको बता दिया था, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल्ड में आते हैं। फिर शेड्यूल्ड बैंकों में भी दो तरह के बैंक होते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। अब कमर्शियल बैंकों में भी सबसे पहले टाइप के जो बैंक होते हैं उनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनके लिए आप तैयारी करते हैं। ठीक है, जिनके लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन से, उत्पत्ति। देखिए, बैंकों का इतिहास बहुत पुराना है, बट हमें ज़्यादा पास्ट में नहीं पहुंचना है। देखिए, अंग्रेजी टाइम में भारत में बैंकों की शुरुआत होती है। ठीक है, जो ब्रिटिश एरा था उसी टाइम पर भारत में बैंकों की शुरुआत होती है। और भारत में पहला जो बैंक ओपन किया जाता है 1770 में, 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये यहाँ पर बैंक है। ठीक है, 1770 में पहला बैंक ओपन किया जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इनको इस बैंक को जो ओपन किया गया था वो बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के द्वारा ओपन किया गया था। और ये एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ओपन किया गया, भारत में ज़रूर ओपन किया गया, और हिंदुस्तान नाम भी लिया गया, बट नाम से हिंदुस्तान था, ओपन बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, 1806 1806 एक और बैंक खोला गया, बैंक ऑफ कैलकाटा। 1806 में एक बैंक खोला गया, बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसे 1809 में नाम बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। 1809 में उसका नाम बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में एक बैंक फिर से ओपन किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1840 में एक बैंक ओपन किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एक बैंक ओपन किया गया, बैंक ऑफ मद्रास। 1843 में एक बैंक ओपन किया गया, बैंक ऑफ मद्रास। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज किया गया। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज किया गया कब? 1921 में। तो 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को क्या कहलाया? एसबीआई। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1865 1865 इलाहाबाद बैंक। 1865 में एक बैंक खोला गया, इलाहाबाद बैंक, और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। यानी कि अब इलाहाबाद बैंक नहीं रहा है। ठीक है, इसके मर्ज होने से पहले इलाहाबाद बैंक जब तक इंडियन बैंक में मर्ज नहीं हुआ था, और एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता था कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो उसका आंसर होता था इलाहाबाद बैंक। बट अब इलाहाबाद बैंक
ख़त्म हो गया है, मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो उसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, क्योंकि पीएनबी को ओपन किया गया 1894। पंजाब नेशनल बैंक को कब ओपन किया गया? 1894। और पंजाब नेशनल बैंक को ओपन किया गया था बाई लाला लाजपत राय। ठीक है, इसको ओपन किया गया था भाई लाला लाजपत राय, फ्रीडम फाइटर थी। 1894 में पीएनबी इनके द्वारा ओपन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। हम पढ़ रहे हैं, देखें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्ड बैंक, हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्ड बैंकों के बारे में। और शेड्यूल्ड बैंकों में भी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में। ठीक है, जो सरकारी बैंक हैं उनके बारे में। तो शेड्यूल्ड बैंक के बारे में आपको देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 1935 जब आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, तो उसके बाद में आरबीआई ने कुछ कंडीशंस बनाई। वो कंडीशंस क्या थी कि ऐसे बैंक जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख 1935 की बात है, यानी कि 1935 में जिन बैंकों की पेड अप कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। ठीक है, और अब प्रेजेंट में उन बैंकों की पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। यानी कि 1935 में जिन बैंकों की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, या प्रेजेंट में जिन बैंकों की कैपिटल कितनी है? 25 लाख। और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उन्हीं बैंकों को क्या बोला गया? शेड्यूल्ड बैंक बोला गया। याद रखेंगे, शेड्यूल्ड बैंक के लिए आरबीआई ने क्या कंडीशन रखी थी कि भाई उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख, या कितनी होनी चाहिए? 25 लाख, अब प्रेजेंट में। ठीक है, और अगर इस कंडीशन को बैंक फुलफिल करते हैं तो उन्हीं बैंकों को क्या बोला गया? शेड्यूल्ड बैंक बोला गया। देखिए 1935 में जब आरबीआई ये कंडीशन लेकर आया कि अगर बैंकों की कैपिटल 5 लाख है तो उनको हम शेड्यूल्ड बैंक बनाएंगे, तो उस समय भारत में लगभग 640 बैंक थे। ठीक है, भारत में उस समय लगभग 640 बैंक थे, जिनमें से सिर्फ 96 बैंक ही कहाँ पर रजिस्टर्ड हो पाए? अंडर सेकंड शेड्यूल। यानी कि जो कंडीशन रखी गई थी 5 लाख की, उसमें से सिर्फ 96 बैंकों ने ही पूरा किया। ठीक है, और वो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में दूसरी सूची में रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, और इसी के बाद लगभग भारत में 600 से ज़्यादा बैंक फेल्ड हो गए थे। मोर देन 600 बैंक फेल्ड इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये शेड्यूल्ड बैंक वाला जो कंसेप्ट है ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई शेड्यूल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया रखा गया था। अगर पूछा जाए कि अब प्रेजेंट में शेड्यूल्ड बैंक के लिए क्या कंडीशन है, तो वर्तमान में कंडीशन है 25 लाख। ठीक है, 1935 में थी 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी शेड्यूल्ड बैंक बने उन शेड्यूल्ड बैंकों को मेंटेन करना पड़ता था क्या? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उन बैंकों को मेंटेन करना पड़ता था CRR को डिटेल में हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1969, देखिए 1969 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और उन्होंने 14 बैंकों का क्या किया? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नेशनलाइजेशन क्या होता है? किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना देना? गवर्नमेंट, सरकारी बना देना। और कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की कैसे बनेगी? तो सरकार क्या करती है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेती है या पैसा निवेश कर देती है। ठीक है, तो 14 बैंकों को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकारी बना दिया गया। बट उसके लिए एक कंडीशन थी, सिर्फ
उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिन बैंकों में पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है जनता का पैसा, जिन बैंकों में जनता का जो पैसा था, जनता का पैसा वो कितना था, 50 करोड़। यानी कि जिन बैंकों में जनता का पैसा 50 करोड़ या उससे अधिक था, उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ऐसे कितने बैंक थे, 14। ठीक है, 1980, 1980 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस बार कंडीशन क्या रखी गई कि उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा जिनमें जनता का पैसा कितना होगा, 200 करोड़। याद रखना है आपको, जिन बैंकों में जनता का पैसा कितना होगा, 200 करोड़, उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1993 में एक सरकारी बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, 1993 में एक सरकारी बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को भी मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझनी है कि अभी देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्लस 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्लस एक SBI। तो इस तरीके से टोटल भारत में जो सरकारी बैंक हो गए वो 21 हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में टोटल कितने हो गए थे, 21 जो बैंक थे वो सरकारी हो गए थे। ठीक है, 2000 ठीक है, याद रखना है आपको, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और SBI, टोटल सरकारी बैंक कितने हो गए थे, 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में वित्त मंत्रालय ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग का नाम रखा गया ज्ञान संगम। 2016 में वित्त मंत्रालय ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग का नाम रखा गया ज्ञान संगम। और ये मीटिंग कहाँ पर की गई, गुड़गांव में की गई। ठीक है, और इस मीटिंग में एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिस फ्रेमवर्क को बोला गया PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एक्शन आप सब जानते हैं, किसी पर कार्यवाही करना। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ऐसे बैंक जो कमज़ोर हैं या जिन बैंकों का NPA ज़्यादा है। ठीक है, क्या तो कमज़ोर बैंक या उन बैंकों का NPA ज़्यादा है, सीधी सी बात है, उन बैंकों पर क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी बाई RBI। और उसी कार्यवाही को क्या नाम दिया गया, PCA नाम दिया गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। ज्ञान संगम एक मीटिंग हुई 2016 में गुड़गांव में, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ऐसे बैंक जो कमज़ोर हैं या जिनका NPA बहुत ज़्यादा हो गया है, उन बैंकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी RBI के द्वारा। और वो कार्यवाही क्या थी, क्या तो उनको क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, या उनको क्या बना दिया जाएगा, प्राइवेट बना दिया जाएगा। ठीक है, जो बैंक कमज़ोर हैं उनको किसी स्ट्रॉन्ग बैंक में मर्ज कर देंगे या फिर उनको प्राइवेट बना देंगे। और बैंकों को मर्ज या प्राइवेट करने की जो प्रक्रिया है उसी को एक वर्ड दिया गया, कंसोलिडेशन। यानी कि उन बैंकों का एकत्रीकरण कर दिया जाएगा, ऐसे बैंकों को मिलाकर एक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारा पोर्शन याद रखना है कि भारत में आजकल ये आप देख रहे हैं कि भी भारत में लगातार बैंक कम होते जा रहे हैं, उसका कारण यही है। ये ज्ञान संगम मीटिंग से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक बैंक देखा था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक भी थे, एसोसिएट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक भी थे, एसोसिएट जिसको हम बोलते हैं। कितने थे एसोसिएट? 8। एसबीआई के 8 सहायक बैंक थे, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 तक, हालांकि कुछ पहले ही, लेकिन 1 अप्रैल 2017 तक सभी एसबीआई के एसोसिएट क्या हो गए? मर्ज हो गए। किसके अंदर? एसबीआई के अंदर। यानी कि आप कुछ ऐसे समझिए, पहले एक तो था एसबीआई प्लस 8 उसके क्या थे? एसोसिएट थे, सहायक। अब इन 8 के 8 सहायक बैंकों को भी क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ, और अब बस अकेला एक बैंक रह गया, एसबीआई। क्लियर है आप सबको? तो एसबीआई के कितने एसोसिएट थे? 8, जो सब मर्ज हो चुके हैं एसबीआई में ही, ठीक है। 2013 में एक बैंक ओपन किया गया, भारतीय महिला बैंक। ये बैंक स्पेशली महिलाओं के लिए ओपन किया गया था, भारतीय महिला बैंक। और ये ओपन किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि ये एक सरकारी बैंक था। तो 2013 में भारतीय महिला बैंक को शुरू किया गया, कितनी कैपिटल लगाकर? 1000 करोड़। 2013 में 1000 करोड़ कैपिटल लगाकर भारतीय महिला बैंक को शुरू किया गया। लेकिन 2017 में भारतीय महिला जो बैंक था, इसको हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किसके साथ? एसबीआई के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। भारतीय महिला बैंक ये भी मर्ज हो गया किसमें? एसबीआई में। एसबीआई के 8 सहायक थे, वो भी मर्ज हो गए किसमें? एसबीआई में, ठीक है। और 1993 में एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो भी मर्ज हो गया किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से आपको कुछ तस्वीर क्लियर होगी। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मैंने आपको बताया था कि भाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कंडीशंस आपको बताई थी। जनता की जमा कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर 1980 में दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। और जनता की जमा कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ होनी चाहिए। अब 1980 तक की अगर हम कंडीशन देखें तो भारत में टोटल सरकारी बैंक कितने थे? 14 + 6 + 1 एसबीआई और +8 उसके एसोसिएट, ठीक है, +8 उसके एसोसिएट। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो 14 + 6 20 + 1 21 + 8 29। इस तरीके से 29 बैंक 1980 तक थे, सरकारी गवर्नमेंट के बैंक। 1964 में एक बैंक ओपन किया गया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में, ठीक है। 1964 में जब इसे ओपन किया गया, ये एक प्राइवेट बैंक था। बाद में सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया तो ये सरकारी हो गया, ठीक है। तो आईडीबीआई भी क्या था? एक सरकारी बैंक था, ठीक है। भारतीय महिला बैंक ये भी एक सरकारी बैंक था। कब ओपन किया गया? 2013 में, हमने भी देखा। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे बैंकों को एक साथ जोड़ देते हैं तो भारत में मैक्सिमम नंबर जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का था वो 31 था। यानी कि भारत में कभी टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हुआ करते थे? 31। लेकिन ये आईडीबीआई आज क्या हो गया है? प्राइवेट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको एक्वायर कर लिया है
LIC ने, तो ये भी ख़त्म हो गया है। भारतीय महिला बैंक, ये भी ख़त्म। रीज़न, क्योंकि ये मर्ज हो गया है कौन से बैंक के अंदर? SBI के अंदर। SBI के 8 एसोसिएट, ये भी ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये मर्ज हो गए हैं SBI के अंदर। अब इस तरीके से SBI के सारे एसोसिएट ख़त्म हो गए, IDBI ख़त्म हो गया और भारतीय महिला बैंक भी ख़त्म हो गया। अब जो SBI के एसोसिएट थे, SBI के जो एसोसिएट थे 8, उनको देख लेते हैं वो कब कब मर्ज हुए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 8 एसोसिएट SBI के जो एसोसिएट हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एक था बीकानेर जयपुर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये दोनों आपस में मर्ज होके बन गए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर इन 1963। इन 1963। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एक था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये आपस में मर्ज हुए और मर्ज होकर दोनों एक बैंक बन गए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर इन 1963। एक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो 2008 में मर्ज हो गया SBI के अंदर, जो 2008 में मर्ज हो गया SBI के अंदर। ठीक है, एक था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये भी मर्ज हो गया SBI के अंदर। कब? 2010 में, 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और भारतीय महिला बैंक, ये इतने सारे बैंक एक साथ मर्ज हो गए किसके अंदर? SBI के अंदर। कब? 2017 में। तो इस तरीके से SBI के सभी एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक खत्म, क्योंकि वो सब SBI में मर्ज हो गए। नेक्स्ट 2019 में जो IDBI बैंक था उसके अंदर LIC की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई? 51%। यानी कि 2019 में IDBI बैंक के अंदर LIC की हिस्सेदारी कितनी हो गई? 51%। और ये एक कैसा बैंक बन गया? प्राइवेट बैंक। इस तरीके से हमारा IDBI भी खत्म हो गया। 2019 आपने एक बैंक सुना होगा, विजया बैंक। 2019 में आपने एक बैंक सुना होगा, विजया बैंक, और एक बैंक सुना होगा देना बैंक। विजया और देना दोनों ही छोटे छोटे बैंक थे, लेकिन सरकारी थे, वीक थे, इसीलिए इन दोनों बैंकों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कौन से बैंक के अंदर? बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखना है आपको, विजया और देना बैंक, दोनों के दोनों बैंक क्या कर दिए गए? मर्ज कर दिए गए अंडर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगस्त 2019 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, इन दोनों के दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, याद रखना है आपको, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक बोथ वर मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक को भी मर्ज कर दिया गया केनरा बैंक के अंदर। कब? ये सब अगस्त 2019 चल रहा है। तो अगस्त 2019 में सिंडिकेट बैंक को भी मर्ज कर दिया गया केनरा बैंक के अंदर। ठीक है, याद रखें, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इनको मर्ज कर दिया गया। फिर इलाहाबाद बैंक,
और इलाहाबाद बैंक को भी मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के अंदर। इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के अंदर। तो देखिए, इतने सारे मर्जर होने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 12। भारत में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो मैंने आपको पूरा पब्लिक सेक्टर बैंकों का कहाँ से शुरू हुआ, कब कब मर्ज हुए, सारा मैंने आपको बता दिया है। जब आप ये वीडियो देखें प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठें, उसको नोट करें, एक बार रिवाइज करें। 110% आपको एग्जाम में ये यूजफुल होगा। दूसरा, अभी देखिए भारत में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ कितने रह गए हैं? 12। तो इन 12 बैंकों की क्या टैगलाइन है ये भी आप पढ़ लें, और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो इनकी टैगलाइन और हेडक्वार्टर आप लोग पढ़ लें, और किसी भी पोर्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारा इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीट किया है, फिर हम इसमें आगे का जो क्लासिफिकेशन है 1 बाय 1 उसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।